नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं विज्ञान का जो वार्षिक परीक्षा पेपर है उसका मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह से हमने इस पेपर को बनाया है। इसको जरूर आप देखिए, पूरा वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि यहाँ पे अथवा सहित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी आपको दिखाई देगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न का उत्तर भी आपको मिलेंगे और इसकी सहायता से आपको उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और आइए देखते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये हमारे निर्देश है। 80 नंबर का पेपर है। प्रश्नों की संख्या 22 है। 3 घंटे का समय है। इसके अलावा विज्ञान की जो प्रश्न बैंक है उसको भी हमने प्रत्येक विषय की प्रत्येक अध्याय की चैप्टर वाइज बनाई है, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं तथा उसकी लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए से प्रारंभ करें। जल का क्वथनांक, तो जल का तो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो वो है मेथेन। इस प्रकार न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने की थी। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कोश में अधिकतम संख्या होती है 8 होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसके बाद में कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया। घनाकार एपिथीलियम कार्डियक, तो पेशी आ जाएगा। समुद्री जीव हैं उपयुक्त सभी, ऑक्टोपस, स्टारफिश, शार्क समुद्री जीव। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड -2 पावर के साथ। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला हमारा हो जाएगा विलियन एक समांगी मिश्रण होता है। द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक होते हैं। कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट। रिक्त स्थान में आ जाएगा एपिथीलियमी। उत्तक की कोशिकाएं एक दूसरे से अधिक निकट होती हैं। अधिकांश मोलस्क जंतुओं में कवच पाया जाता है। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है। इसी प्रकार सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक 6.67 गुणित 10 इसकी घात होती है, वो आपको बतानी है। सही जोड़ी मिलान कीजिए की बात कर लेते हैं। अब ऊर्जा संरक्षण नियम, तो ब्रह्मांड की सकल ऊर्जा, इसका सही उत्तर हो जाएगा गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक। यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा, यांत्रिक तरंग ध्वनि और अल्पकालीन तरंग स्पंदन। इस प्रकार रेडियोधर्मिता की खोज मैडम क्यूरी और हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण, तो G/6 यहाँ पर, और इसको भी आपको सही रंग से लिखना होगा। ठीक है। अब एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए की बात करें तो केनॉल किरणों में कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिक ट्राईफॉस्फेट। पार्श्व विभज्योतिकी का एक उदाहरण तो कारके था। पोरीफेरा का अर्थ है छिद्रयुक्त जीवधारी। टीकाकरण की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर। एक संक्रामक रोग का नाम क्षय रोग। वर्षा ऋतु में होने वाली फसल को क्या कहते हैं? खरीफ की फसल। रबी की फसल किस ऋतु में होती है? शीत ऋतु में होती है। अब यहाँ से हम देखते हैं हमारे 2 अंक के प्रश्न। गर्म करने पर विसरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विसरण तेज हो जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए शुष्क बर्फ कहते हैं। पदार्थ से आप क्या समझते हैं? पदार्थ उन वस्तु कहते हैं जिनमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरते हैं। समांगी मिश्रण, उस मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं जिसकी बनावट एक समान होती है। छायांकित द्वारा इस मिश्रण के कणों को अलग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के जल में नमक का विलयन और जल में चीनी का विलयन। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के मुख्य दोष क्या थे? उसके मुख्य दोष परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या न कर पाना, परमाणु के विविध स्पेक्ट्रम की व्याख्या न कर पाना। केनॉल किरणें क्या है? ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने केनॉल रे नाम दिया। केनॉल किरणें धनावेशित विकिरण है जो एनोड से कैथोड की ओर जाती है। इन्हें एनोड किरणें भी कहते हैं। केनॉल किरणों के कारण ही धन आवेश आवेशित जो कण है प्रोटॉन की खोज हुई थी। उत्तर क्या है? शरीर के अंदर एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह उत्तक कहलाता है। अथवा का प्रश्न देखें। अंतर्विष्ट विभज्योतक पौधे में कहाँ उपस्थित होता है? तो ये पौधे की पत्तियों के आधार में टहनी व पर्ण दोनों ओर उपस्थित होता है। उस उत्तक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। तो पेशी उत्तक हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। अथवा हृदय पेशी के 3 लक्षणों को बताइए। तो हृदय पेशी के 3 लक्षण निम्नलिखित हैं। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्र की होती है।
यह अनैच्छिक पेशी होती है क्योंकि इसकी गति में संचालित नहीं किया जा सकता। हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती हैं। चाल और वेग में अंतर है। चाल और वेग में निम्न अंतर है। किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। चाल एक अदिश राशि है। यह वेग जो है एक सदिश राशि है। चाल से धनात्मक होती है। वेग जो है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। इस तरह से इसका अथवा एक गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है? तो गाड़ी का ऑडोमीटर चली गई दूरी को मापता है। किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होता है? जब वस्तु सरल रेखा में गति करती है। जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई देता है? जब वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका मार्ग सरल रेखी होता है। मुक्त पतन का त्वरण। मुक्त पतन का त्वरण वह त्वरण है जो किसी वस्तु के पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरने से उत्पन्न होता है। इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अथवा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व बताना है। अथवा का प्रश्न है। तो यह बल हमें पृथ्वी से बांधे रखता है। इस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर और गति करता है, चक्कर लगाता है। इस बल के कारण सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं और इसी बल के कारण ही ज्वार भाटा आते हैं। किसी द्रव्य में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लवक बल किस दिशा में कार्य करता है? तो उत्प्लवक बल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कार्य करता है। अथवा का प्रश्न है। कार्क पानी में तैरता है जबकि लोहे की कील डूब जाती है। तो कार्क का जो घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, अर्थात कार्क पर पानी का उत्प्लवक बल कार्क के भार से अधिक होता है, अतः कार्क पानी में तैरता है। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, अर्थात कील पर पानी का उत्प्लवक बल लोहे के भार से कम होता है, अतः लोहे की कील डूब जाती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य क्यों होती है? तो अनुदैर्घ्य तरंगों के माध्यम में के कण का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर होता है। एक कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते लेकिन अपनी विरामावस्था के आगे पीछे दोलन करते हैं। ठीक इसी प्रकार ध्वनि तरंगे संचरित होती है, अर्थात ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। अथवा का प्रश्न है। आपके विद्यालय की घंटी ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है? हमारे विद्यालय की घंटी मिश्र धातु से बनी होती है जिससे हथौड़े से की चोट से कंपमान किया जाता है। कंपन के कारण हवा में विक्षोभ उत्पन्न होता है। एक तरंग जो है विक्षोभ है जो हवा में आगे पीछे कंपन करती है, हमारे कानों तक पहुंचती है और माध्यम में कण केवल दोलन करते हैं, विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। बोर परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या निम्न बिंदुओं में की गई है। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा विकिरण नहीं होता, अर्थात प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा स्थिर रहती है। इन कक्षाओं कोषों को ऊर्जा स्तर ये कक्षाएं KLMN या संख्या 1 2 3 4 के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। चौथा पॉइंट हो जाएगा। विभिन्न कक्षों में ऊर्जा का स्तर इस प्रकार है कि K <L <M <N। अथवा का प्रश्न देखें। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना यहाँ पे हमको करना है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तुलना यहाँ पे प्रतीक स्थिति, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक द्रव्यमान, निरपेक्ष द्रव्यमान और निरपेक्ष आवेश के रूप में की गई। इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर के यहाँ पे आप तो देख लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा। लाइसोसोम की को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? तो लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं। कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं। एंजाइम अपनी कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं, इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती शैली कहा जाता है। अथवा का प्रश्न है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह क्यों कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और मुक्त ऊर्जा को ATP के रूप में संचित किया जाता है। इसी ATP का प्रयोग शरीर में होने वाली जैविक कार्यों के लिए किया जाता है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह भी कहा जाता है। प्रतिरक्षणकरण क्या है? तो प्रतिरक्षीकरण वह क्रिया है जिसमें किसी बीमारी से लड़ने के लिए स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न करने के लिए टीके लगाए जाते हैं। प्रतिरोध का अर्थ है कि शरीर में कुछ विशिष्ट कोशिकाएं होती है जो रोगाणुओं को मार देती है। शरीर में जैसे ही कोई संक्रामक रोगाणु आता है, ये कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है और उन्हें मार देती है, जिससे रोग नहीं होता, अर्थात प्रतिरक्षी कोशिकाएं संक्रमण को फैलने से पहले से ही समाप्त कर देती है। अथवा का प्रश्न है। संक्रामक और असंक्रामक रोगों में अंतर। तो यहाँ संक्रामक और असंक्रामक रोगों में अंतर दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है। भंडारण की प्रक्रिया में कौन से कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी हैं? कृषि उत्पाद के भंडारण में हानि पहुंचाने वाले जैविक कारक है कीट, कृंतक, कवच, चिचड़ी तथा जीवाणु हैं। जो अजैविक भंडारण के स्थान पर उपयुक्त नमी व ताप का अभाव होता है,
ये कारक उत्पाद की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं, वजन कम कर देते हैं, अंकुरण की क्षमता कम कर देते हैं, उत्पादन को बदरंग कर देते हैं। ये सब लक्षण बाजार में उत्पादन की कीमत को कम कर देते हैं। अथवा का प्रश्न है, अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र से क्या लाभ हैं? तो अंतरा फसलीकरण के लाभ देख लेते हैं। सबसे पहले मिट्टी की उर्वरकता बरकरार रखते हैं। इस विधि द्वारा पीड़क और रोगों को एक प्रकार की फसल के सभी पौधों में फैलने से रोका जा सकता है। दो भिन्न प्रकार की फसल आसानी से बोई जा सकती, काटी जा सकती है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पादन अधिक होता है क्योंकि मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। दो भिन्न प्रकार की फसलों को पोषक तत्वों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होने के कारण पोषकों का अधिकतम उपयोग होता है। प्राकृतिक संसाधनों, सूर्य का प्रकाश, भूमि तथा जल का अच्छा उपयोग होता है। श्रम, समय तथा लागत की बचत होती है। मृदा अपरदन नहीं होता। फसल चक्र के लाभ देख लेते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है, मिट्टी में किसी खास प्रकार की पोषक तत्व की कमी नहीं रहती। दलहनी फसलें बोने से मिट्टी में नाइट्रोजन की वृद्धि होती है। फसल चक्र खरपतवार को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। फसलों में रोग वृद्धि तथा पीड़कों के संक्रमण में कमी आती है। फसल की उर्वरता बढ़ने पर उत्पादन अच्छा होता है। फसलों के हानि की संभावना कम हो जाती है और एक वर्ष में 2 अथवा 3 फसलों से अच्छा उत्पादन होता है। निम्न के सूत्र हमको बताना है: सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इनके सूत्र आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। सही सूत्र आपको इनके लिख लेना है। यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। अगला हमारा प्रश्न है, बाह्य परमाणु जनन आयन क्या है, उदाहरण दीजिए। अब यहाँ से स्क्रीनशॉट आप लेते हुए चलिए, क्योंकि वीडियो हमारा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा यदि, तो आप देख नहीं पाएंगे। जंतुओं और पौधों में वर्गीकरण के आधार पर मूल अंतर क्या है, इसका अंतर यहाँ पे आपको दिख पा रहा है। इसका अंतर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग जंतुओं में क्या अंतर है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से आप। पक्षी वर्ग, स्तनधारी वर्ग का वीडियो को रोक करके आप लीजिए। यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींचता है। न्यूटन कहते हैं कि तीसरे नियम के अनुसार यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में इतना आप ले लीजिए और 2 भाग में इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको लिख लीजिए। अथवा का प्रश्न है, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? बड़ा आसानी से समझने वाला प्रश्न है। 2 भाग में इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेकर के इसको लिख सकते हैं। इसके पश्चात अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग का जो अंतर है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अंतर हमें बता दिया गया है। इसका अथवा का प्रश्न है, कोई प्रतिध्वनि वाला, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पूरा प्रश्न हल करके दिखाने का प्रयास किया गया है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। इस तरह से आपका पेपर अच्छा जाएगा, बहुत ही ईश्वर से कामना करते हैं। आप अच्छी मेहनत कीजिए। ये एक मॉडल पेपर है, इसकी सहायता आपको जरूर मिलेगी। इसकी तैयारी जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।